नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, ममता बनर्जी इन दिनों बहुत बेचैन है। उन्हें समझ आ गया है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से फिसलने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन में बंगाल में जो ट्रेलर दिखाया है उससे ममता डर गई है। इतनी घबराहट है कि वो समझ नहीं पा रही कि इसका काट क्या होगा। इसी बौखलाहट में अब वो तुष्टीकरण पर उतर आई है। अपने पुराने आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से आजमाना चाह रही हैं। जिस वक्त बंगाल के लोगों को रोजगार की जरूरत है, अच्छी नौकरियों की जरूरत है, किसान अपना वाजिब हक मांग रहा है, उस वक्त ममता बनर्जी उन्हें हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ममता जी से कि चुनाव के वक्त एकाएक सीए और एनआरसी क्यों याद आया? क्या सीए और एनआरसी के भरोसे ही वो अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाना चाहती है? दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के मुद्दे उठाए थे। उम्मीद थी कि 24 घंटे बाद ममता उनका जवाब देंगी, पर उन्होंने 24 घंटे की और मोहलत मांग ली। उनके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी तो चीटिंगबाज पार्टी है। भैया, क्या पॉलिटिक्स है? चीटिंगबाज, नड्डा फड्डा चड्डा, आप चीटिंगबाज, ये किस तरह की भाषा है? पर वो ऐसा क्यों कर रही है, इसकी भी वजह नहीं बताई। असल में ममता जनता का मूड भाप चुकी है। आखिरकार 4 दशकों में पॉलिटिक्स में है, जब उनको भगाया जाने वाला है, जब लोग उनको भगाएंगे तो उनको पता है। उन्हें पता है अंदर ही अंदर कि उन्होंने बीते 9 साल में सिर्फ बयानबाजी की है। और आजकल लोग बयानबाजी के लिए कोई वोट नहीं देते। उनकी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी के लिए कोई वोट नहीं देते। बंगाल में जबरदस्त तरीके से विरोधियों का खून बहाया गया है। मां, माटी और मानुष की बातें करने वाली पार्टी ने बम बारूद से बंगाल की धरती को लाल कर दिया और इसे पूरा बंगाल जानता है और पूरा बंगाल त्रस्त है। लोगों ने इसी अराजकता से आजादी के लिए 9 साल पहले ममता को वोट देकर सत्ता की चाबी सौंपी थी, पर ममता जी बुरी तरह से फेल हो गई। अब बंगाल के लोगों को बीजेपी ने उम्मीद दिखाई है, भरोसा दिखाया कि बंगाल के बारूदी माहौल में उन्हें आजादी दिलाएंगे। इस माहौल से यही वजह थी कि लोगों ने इतने उत्साह के साथ अमित शाह का बंगाल में स्वागत किया। दोस्तों, अभी तो बंगाल की लड़ाई का सिर्फ ट्रेलर दिखा है, अभी शुरुआत हुई है। अब जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव, बड़े बड़े दिग्गज चुनावी रण में उतरेंगे तो बंगाल की बाजी और दिलचस्प होगी और इंटरेस्टिंग होगी। ममता बनर्जी के कैंप में बौखलाहट और बढ़ेगी। तृणमूल कांग्रेस से भागम भाग और तेज होगी। आज जो शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा भी स्वीकार हो गया है, बीजेपी में तो वो पहले ही शामिल हो चुके थे। अब खबर है कि शुभेंदु के आने के बाद अगले कुछ दिनों में तृणमूल छोड़ने वालों की लाइन और लंबी होने वाली है। यह भी बड़ी वजह है कि ममता बौखलाई हुई है। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का बढ़ता दखल देखकर ममता के साथ साथ पूरा विपक्ष आज डर गया है। उन्हें लगने लगा है कि अगर बंगाल में भी कमल खिल गया तो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी डर से अब पूरा विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र से शरद पवार ने ममता की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, उनसे फोन पर बात की है।
जनवरी में रैली रखने का प्लान तैयार किया है, जिसमें महाराष्ट्र से शरद पवार, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु से एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। यानी कि उन्हें पता है कि अकेली ममता बनर्जी हारने वाली है। पर मैं पूछना चाहता कि लोग जिनका बंगाल में कोई आधार नहीं, वो ममता के साथ देखकर भी क्या कर लेंगे? 500 वोट मिलेंगे, 1000 वोट, 20 वोट। इसलिए आज मैं पूछता हूं और मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। पूछता है भारत कि क्या ममता बीजेपी के बढ़ते दखल से बुरी तरह हताश हो चुकी है? और पूछता है भारत कि क्या ममता अपनी पार्टी से नेताओं की भागम भाग से बेचैन हो गई है? और पूछता है भारत कि क्या हताशा में ममता ऐसे लोगों के साथ मांग रही है जिनका बंगाल में कोई आधार नहीं है और वोट भी नहीं मिलने वाले? और आज का सबसे बड़ा सवाल जो अकेला मैं नहीं, आज पूछता है सारा बंगाल, पूछता है सारा भारत कि बीजेपी से घबराई ममता फिर से तुष्टीकरण की राजनीति पर लौट क्यों आई है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ आज पूछता है सारा भारत। इन तस्वीरों ने बंगाल की सियासी बेचैनी बढ़ा दी है। अपने जिस किले को ममता अभेद्य मान बैठी थी, उसकी नींव हिल गई है। घबराहट ऐसी है कि ममता अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के ऐसे कामकाज तक गिना रही हैं जो कागजों से आगे ही नहीं बढ़ पाए। सियासी दांवपेच में ममता पुरानी राह पकड़ती दिखी, तुष्टीकरण पर लौट आई हैं। All my Bengal people are the recognized people and they are the citizens. We all the citizens of this country. They cannot decide the fate of the citizens. Let them decide their own fate. We are against of this, we are against of NPR, we are against of NRC. बंगाल में रैली करते हुए अमित शाह ने ममता सरकार को पूरी तरह फेल बताया था। 24 घंटे बाद भी टीएमसी को शाह के आरोपों का जवाब नहीं सूझा। खुद ममता ने इस पर 24 घंटे की मोहलत मांगी है। अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वर्कर क्लियर कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। ममता की पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर बीजेपी दहाई का आंकड़ा छू ले तो वो चुनावी रणनीतियां बनाना छोड़ देंगे। इस पर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए कहा कि देश एक रणनीतिकार खोने वाला है। चुनावी मौसम में वार पलटवार तो चलता है, पर बंगाल की असली हालत जो है वो बंगाल के लोग भी समझते हैं और बंगाल के बाहर के नेता भी। इसीलिए ममता का हौसला बढ़ाने के लिए अब दूर दूर से मदद आ रही है। महाराष्ट्र से शरद पवार ने हाथ बढ़ाया तो तमिलनाडु से स्टालिन ने। पूरा विपक्ष बीजेपी से मुकाबला करने के लिए लामबंद हो रहा है। अब सवाल यही है कि अगर अमित शाह की 2 दिन की चुनावी रैली में ममता इस कदर घबरा गई हैं, तो जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचेगा तब क्या होगा? सवाल यह भी है कि क्या घबराई ममता फिर से तुष्टीकरण की राजनीति की राह पकड़ रही हैं? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के ए.के. वाजपेयी, संगीत रागी प्रफुल्ल केतकर और प्रियंका टिब्रेवाल ये बहस करेंगे, डिबेट करेंगे। पूछता है भारत में तृणमूल कांग्रेस के एमएलए जितेंद्र तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभांकर भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं, सोमनाथ सिंगरॉय भी टीएमसी का समर्थन करते हैं, और वारिस पठान ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कहता है कि इस बार बंगाल में हमारी बारी है। जितेंद्र तिवारी जी, आज डिबेट शुरू करते हैं आपके और सैयद शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री हैं। तो जितेंद्र तिवारी जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं।
अगर आप मुझे कोई सवाल पूछे तो मैं आपको फट करके जवाब दे दूंगा। अगर शाहनवाज हुसैन कुछ बात करे, तथ्य रखे, तो आप फट करके जवाब दे देंगे सेकंड के, मिनटों के अंदर। तो पूरा भारत आज पूछ रहा है कि अरे अमित शाह जी तो आए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने बात अपनी रखी, उन्होंने रैली की, वो चले गए। मगर आज ममता बनर्जी जब सामने आई तो कहती हैं कि भैया मेरे पास जवाब नहीं है, मुझे 24 घंटा और दो, मैं रिसर्च करके प्रिपेयर करके वापस आके बोलूंगी आपको। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता मोहलत मांगता है कि हमको और टाइम दीजिए, हमको जवाब नहीं आता। अरे जवाब ही नहीं आता तो आप चुनाव में क्यों हैं? अगर ममता दीदी के पास जवाब नहीं है तो वो बोल दे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मगर ये कहना कि मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए, अमित शाह के अपने बात पर रेस्पॉन्स देने की टाइम दीजिए, मैं होमवर्क करके आऊंगी, ये कैसा, ये शोभा नहीं देता। एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जितेंद्र तिवारी जी, क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? जी ऐसा है कि माननीय अमित शाह जी ने जो बातें कही हैं वो कुछ आंकड़े उन्होंने दिए हैं और आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दिया जाता है। और आप जानते हैं आंकड़े विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता। ममता जी ने ये कहा है कि अमित शाह जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो सच नहीं है और आंकड़ों के प्रति उत्तर में ये आंकड़े क्यों गलत है ये आंकड़ा देकर ही मैं बताऊंगा। तो कोई गलत तथ्य न देकर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ यदि उसका जवाब देने के लिए ममता जी 24 घंटे समय मांगती हैं तो बनिस्पत इसमें इसके कि अमित शाह जी अनवेरिफाइड बातें कह दें, गलत आंकड़े दे दें, उसके बदले ममता बनर्जी जी आंकड़ों के साथ यदि कुछ कहना चाहते हैं। बाप रे, मतलब 24 घंटे वो प्रिपेयर होके आएंगी। अरे मुख्यमंत्री 9 साल के लिए रही और 24 घंटे की मोहलत चाहती है जवाब देने के लिए। यह अजीब बात है। यानी दाल में कुछ काला है। जी, दाल में काला है या अभी को बताना है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दाल में कुछ काला है। जो आंकड़े उन्होंने दिए वो सत्य से परे हैं, ये हमको बताइए। शायद शाहनवाज हुसैन जी जवाब देंगे। टक्कर जी, देखिए, अमित शाह जी के जाने से ही ममता जी की सरकार हिलने लगी है। इन्हें मालूम हो गया है कि अब बुढ़िया बिस्तर बांधना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री आंकड़ों में बहुत पक्के हैं। 24 घंटे क्या 24 साल लग जाएं, अमित शाह जी का जवाब ममता जी नहीं दे सकती। ममता जी को ये मालूम होना चाहिए कि अमित शाह जी आंकड़ों में बहुत पक्के हैं। आपको अपने सलाहकार से कुछ भी पूछना पड़े पूछ लीजिए। बंगाल की जनता और देश जानता है कि जिस तुष्टीकरण के रास्ते पर जिस तरह माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता जी अब गोली बम बारूद और विरोधियों को कुचलने की बात करने लगी हैं, तो बंगाल की जनता अब इंतजार नहीं कर सकती। चुनाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी 200 के पार जाएगी। जिस नंदीग्राम सिंगूर की लड़ाई में बीजेपी का साथ लेकर वो आगे बढ़ी थी, आज वही नंदीग्राम सिंगूर, वो पूरा इलाका, बोलपुर, दुर्गापुर, ये पूरा इलाका, पूरा नॉर्थ बंगाल, पूरा सेंट्रल बंगाल, ये पूरी तरह हमारे साथ खड़ा है। और अमित शाह जी ने तथ्य रखा है कि आप तनहा रह जाएंगी। आज कोई भी माँ माटी मानुष से लगाव रखने वाला बंगाली नहीं चाहता कि उसके साथ बांग्लादेशी से लगाव रखने वाले लोग हों। आज बांग्लादेशी की फिक्र है, लेकिन बंगाल के लोगों की फिक्र नहीं है। आज आप वोट के लिए बांग्लादेशी वोटर कैसे बन जाएं, उनको सीए एनआरसी के नाम पर डराकर उनका वोट कैसे ले लें, इस तरह की आप परंपरा डाल रहे हैं। लेकिन देश जानना चाहता है, और अगर आप पूछता है भारत कार्यक्रम में आए तो अर्नब जी की अदालत में कम से कम तिवारी जी तैयारी करके आइए, नहीं तो ये कह के आप भी जाइए कि 24 घंटे बाद जवाब देंगे। कौन से आंकड़े गलत हैं? तिवारी जी, अगर आपके मुख्यमंत्री को नहीं मालूम तो आपको क्या मालूम होगा? तिवारी जी, आप पर भी आरोप डाल दिया है कि आप भी ममता बनर्जी की तरह बिना तैयारी के सामने आए हैं। शाहनवाज हुसैन आज कह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन आज कह रहे हैं कि जैसे ममता बनर्जी बिना तैयारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी आज, उसी तरह से जितेंद्र तिवारी जी बिना तैयारी के पूछता है भारत में आए हैं। अब देखते हैं किसने कितनी तैयारी की है
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के। देखिए हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप तिवारी जी? आप पहले राउंड में आउट तो नहीं हो गए? मुझे लगता है पहले राउंड में आप आउट हो गए आज। अरे मेरे को बोलने दो तिवारी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। तिवारी जी, अर्नब सुनिए, ममता घबराई बीजेपी से, तिवारी जी की रक्षा में, और बीजेपी तिवारी जी की रक्षा में, तिवारी तृणमूल की रक्षा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के वारिस पठान सामने आना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे ही जितेंद्र तिवारी परेशानी में आ गए वाजपेयी जी, उनको बचाने वारिस पठान आ गए। इसका क्या मतलब लगाया जाए? बीजेपी में जिसने इसका क्या मतलब लगाया जाए? थोड़ी सी तकलीफ तिवारी डूबता हुआ जहाज है, हुई तो उनको बचाने के लिए वारिस पठान आ गए। जी भी तुष्टीकरण के रास्ते पर डूबता हुआ जहाज को बचाने आई ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। मुसलमानों को भड़काती हैं और नहीं बोलिए बंगाल की आवाम को बचाने आई है ऑल इंडिया मजलिस से। दोनों एक ही तरह के हैं। बंगाल की आवाम का पब्लिक हेल्थ का काम करने, बंगाल की आवाम को एजुकेशन प्रोवाइड करने, बंगाल की आवाम के लिए कटमनी वाली सरकार चलेगी क्या? ये मजलिस से नहीं चलनी चाहिए, 9 साल तक बंगाल की आवाम बड़ी होशियार है। चलेगी कटमनी? बंगाल की आवाम भूल ने गए देखा ये ममता जी का बयान, अपने आप को कटमनी मुसलमान के वापस कर रहनुमा दो बोलते भैया। थे। सारे मुसलमानों के वोट ले लिए, चलेगा? अब वोट लेके चले गए, बीजेपी की गोद बजा के बैठ गए। बीजेपी के उसने वोट लिए, वो आके टीएमसी में आके बैठ गए। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है अर्नब। एक छाप एक काट, यही चल रहा है। यहाँ से वोट मिला जो, लेकिन अब जनता प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अब जनता समझ गई है कि अगर वाकई में बंगाल का कोई सोनार। एक मिनट वारिस पठान, सवाल तो कर लूं। बिहार की जनता ने दे दिया वारिस अपना पठान जवाब। मुझसे बहुत ज्यादा डरते जनता हैं। जवाब देगी वारिस पठान मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं। आपसे। मैं वारिस पठान, आप मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं, मुझे पता है, आज की बात नहीं है। आप बहुत सालों से मुझसे ज्यादा डरते हैं। आज आप बहुत सालों से मुझसे ज्यादा डरते हैं, इसलिए मेरे सवालों का सामना नहीं कर पाते। प्रियंका टिब्रेवाल और उनके साथ प्रफुल्ल केतकर एक तरफ, वारिस पठान और उनके साथ सोमनाथ सिंघरा एक तरफ। पूछता है भारत ये सवाल सुनिए, डरिए मत, कांपिए मत, हिलिए मत, पसीने को पोंछ दीजिए। सवाल को सुनिए वारिस पठान, लंबी सांस लेके अनुलोम विलोम करते हुए आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। वारिस पठान, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो ममता बनर्जी और उनके साथ साथ वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी को वही पुराना फॉर्मूला याद आ गया। सीए एनआरसी, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, विकास की बात नहीं करेंगे वारिस पठान। अरे सीए और एनआरसी का गाना गाने वाले इसको उद्दा बना रहे हैं तृणमूल कांग्रेस और वारिस पठान। ममता जी कह रही है, ओवैसी भी कह रहे हैं कि सीए एनआरसी के खिलाफ है। मैं पूछता हूं कि कोलकाता के सॉल्ट लेक में रोहिंग्यन कहां से आ गए? बताइए मुझे वारिस पठान, पूछता है भारत। कोलकाता के सॉल्ट लेक में रोहिंग्या कहां से आ गए वारिस पठान? बताइए मुझे, पूछता है भारत। रोहिंग्यन को अपने राज्य में आप लोगों ने घुसने क्यों दिया? बताइए मुझे, पूछता है भारत। सुनो अर्नब, अरे अर्नब, आपने निकाला, जी ने निकाला, आपने निकाला, आपने निकाला भैया, आपने निकाला। शुरू करेंगे। हमने तो सीए का नाम नहीं लिया, हम तो लड़ रहे हैं। हम तो संविधान को बचाने के लिए हमेशा से आगे खड़े थे, खड़े रहेंगे, क्योंकि मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा बंद हो जाएगी, विकास की बात इमाम्स को स्पेशल पेंशन दिया जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, हम सीए की काउंटिंग शुरू कर देंगे। आप स्टडी नहीं करके आए अर्नब, मुर्दाबाद में दुर्गा पूजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो। दूसरी बात, विकास, एक महिला जिस बंगाल विकास के नाम पर ही बिहार की जनता ने हमको चुना है। विकास के नाम पर ही जीएचएमसी के चुनाव में हम जीत कर आए। विकास के नाम पर ही बंगाल की जनता हमको जिताएगी, क्योंकि बंगाल की जनता ने देख लिया 4 सालों से ममता दीदी ने क्या किया। बंगाल की जनता को बीजेपी पर जरा भी विश्वास भरोसा नहीं है। बंगाल की जनता विकास चाहती है और वोटर बहुत
बहुत जी, किसानों के एजुकेटेड खाते में नहीं इंटेलिजेंट जाना है, चाहिए, वो उसी पार्टी के राज्य साथ जाएगा सरकार के जो खाते उसको में धोखा जाना नहीं देगा। चाहिए इनका सेक्युलरिज्म विकास। के नाम पर वोट लेकर ये नहीं बीजेपी में चाहते, नहीं चले जाएंगे। ये नहीं चाहते सारे कि वोट आयुष्मान लिए भारत की बीजेपी योजना ऐसी बंगाल के वैसी लोगों सब को वोट मिले, लिए, और जो क्योंकि बीजेपी में गए, वो बीजेपी तो चाहते ही वॉशिंग मशीन नहीं, बन गया वो है। चाहते अब ही जो नहीं, यहाँ सारा गंदे थे कटमनी का बीजेपी में पॉलिटिक्स गए जाना तो एकदम चाहते हैं। धूप के धुले ये साफ लेफ्ट ने सुथरे शुरू बन की के हुई बाहर राजनीति निकलेंगे। है, सारे केसेस और उन पे खत्म हो इसलिए जाएंगे। ना एक सीबीआई रहेगा ना यूनिवर्सिटी ईडी बनती रहेगा। है, अर्नब भाई, अय्या यूनिवर्सिटी everybody बनती will है, be as fresh। 217 प्रियंका टिब्रेवाल ये भाग गए सवाल से। पता नहीं क्या 1 मिनट वारिस, ब्रेक लगाओ, देख रहा है अर्नब ब्रेक लगाओ, अपनी खटारा गाड़ी पे ब्रेक लगाओ, यही अपनी ममता खटारा बनर्जी, गाड़ी पे ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। ममता बनर्जी मेरी बात सुनो, सवाल मैंने रोहिंग्यान पे किया प्रियंका, प्रियंका मैंने सवाल रोहिंग्यान पे किया, सवाल मैंने सीए एनआरसी पे किया प्रियंका। वारिस पठान अभी तक रोहिंग्यान और सीए के एनआरसी पर अभी तक जवाब नहीं दे पाए। इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको जवाब देना होगा। आपके राज्य के लोगों का हक रोहिंग्यान खा गए, आप इसे कैसे सह सकते हैं? स्ट्राइक कर देगी। बंगाल के नागरिकों का, भारत के नागरिकों का ऐसा सर्कस ममता हक बनर्जी हमेशा रोहिंग्यान लगाती खा है, मैं आपको गए, बताती और हूँ। अब सीए एनआरसी ये का सर्कस बाजा ममता बजा बनर्जी रहे हो। ने लोकसभा चुनाव से पहले भी लगाया था। ना हिम्मत तो रखो। ये सर्कस ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी लगाया था। क्या लगाया था? अरे अर्नब मुझे अरे हिम्मत तो आप में नहीं है प्रियंका, तो आपके पूरे डिबेट पे आपको नतीजा क्या हुआ? आपको नॉकआउट कर दिया है प्रियंका ने। पहलू और ये है। सर्कस ये फिर जब प्रियंका ने नॉकआउट कर दिया आपका। विभिन्न प्रांत के जोकर बुला बंगाल करके चाहता है उनको एक अर्नब सर्कस यहाँ की गोस्वामी जनता को दिखाना चाहते हैं। डेवलपमेंट। तो इनको ये बंगाल बता दूं, चाहता है इनके तो होश उड़ विकास। गए हैं। बंगाल चाहता जनता है का सोनार समर्थन बंगला देख अगर करके बनना है इनके होश तो उड़ ऐसा गए हैं। कायद होना भाई, चाहिए समर्थन तो जो आपको बंगाल को दिखेगा ही। अगर लेकर आप जाए। कभी और आर्थिक सेम आपने समृद्धि देखा के बिहार बारे की में आपने जनता ने बात नहीं हमको की, मोहब्बत से आर्थिक नवाजा, विकास के अपनी बारे में दुआओं बात से नहीं नवाजा, की। हम जीत के आए। तुष्टीकरण किया, वो बंगाल भी में भी किसका? यही होगा, आप देख बंगाल लीजिए। में आप कहती हैं इब्तिदाई कि इसके जो लोग रोता है बंगाल में क्या? आ रहे हैं, वो बाहर के लोग हैं। आगे आगे बाहर से देखिए आ रहे हैं। अर्नब होता है लेकिन क्या? आप बाहर से लोग बुला रही हैं, वो ठीक है। बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनको आप आने देती हैं, क्योंकि रोहिंग्या के साथ आप वोट की राजनीति करती हैं, तब आपका मुंह नहीं खुलता। लेकिन अगर भारतवर्ष के ही किसी प्रांत से कोई आदमी अगर बंगाल में आ जाए तो उसको आप बैरागत कहती हैं। तो बांग्लादेश से जो आते हैं वो तुम्हारे भाई हैं, जो उनको वोटर कार्ड बना करके देती हैं। वो जवाब नहीं देती ममता बनर्जी, क्योंकि ये वोट की राजनीति वो करती आई हैं। मगर मैं आपको ये भी बता देती हूँ अर्नब, इससे मैं भी बड़ी ममता बात बता बनर्जी का देती हूँ कि स्पोक्सपर्सन जिन नहीं हूँ, मुसलमान मैडम, भाइयों अर्नब का जरा उसने मेरा इस्तेमाल शुभांकर भट्टाचार्य जी कुछ बोलेंगे? और आप बताइए वो ना भी किस तरह की आपको राजनीति हमारी कर रहे हैं आप मीटिंग्स में लोग? दिखते हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी कुछ बोलेंगे? अरे आपके पास अगर कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे आप शुभांकर जी? आपके पास यहाँ पे तो मुझे लगता है कि शुभांकर जी, जो आप- बीजेपी आप के जो बोल विरोधी क्यों नहीं पा रहे हैं कुछ? उनके फोटो लगा देना शुभांकर! चाहिए, क्योंकि उनको फोटो लगा के उनको मौका उतना ही मिलेगा जितना शुभांकर भट्टाचार्य बोलेंगे उतना शुभांकर भट्टाचार्य का फोटो बोलेगा। तो एक फोटो लगा देना चाहिए ताकि हम लोग मूक दर्शक बनके सिर्फ सुनने के लिए वहां पे बैठे रहें, जवाब न। आपको किसी ने नहीं रोका, आप बोल नहीं पा रहे, तो मैं क्या करूं? ये मुख्य पत्र आप बनता जा बोल रहा है। कुछ नहीं पा रहे तो पूछता है भारत। मैंने आपको सवाल अगर किया, मैंने सवाल आपको पूछा, मैंने सवाल आपको पूछा, आप जवाब दीजिए। चलिए आपको सवाल पूछता हूँ। मौका तो दीजिए ना। आप महान वक्ता हैं अर्नब गोस्वामी जी, आप प्रश्न बहुत महान रखूं? वक्ता हैं। मैं तो प्रश्न यहाँ पे रखूं आपके वाकई सामने, अगर जवाब टाइम देंगे? आप घंटा भर आप का जवाब सवाल देंगे होता तो है, मैं 2 प्रश्न मिनट रखूंगा। बताएं, पूछें। नहीं, मगर मैं सवाल पूछें, पूछूं आपको, पूछें। जनाब आपके मगर आपके सवाल तो छत्तर करूं आया हूं, शुभांकर जी। बिल्कुल पहली पूछें। बार आया मेरे प्रोग्राम पे, सवाल करने का मौका तो दे। देखिए मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल आपसे ये है, पूछें जनाब। और आप इस डिबेट पे आइए। हमारे संगीत रागी जी भी आपके साथ है। देखिए ममता जी, बंगाल के लोग नौकरी चाहते हैं शुभांकर जी, बंगाल के लोग रोजगार चाहते हैं, यहाँ के किसान अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं जी। और आप लोग वही हिंदू मुस्लिम आपने शुरू कर दिए। एनआरसी और सीए में उनको उलझाने की कोशिश की। आप उन्हें शाहीन बाग दिखा रहे हैं, उन्हें नौकरी चाहिए। ये शाहीन बाग वाला जो सड़ा हुआ फॉर्मूला है उसको छोड़िए प्लीज। पूछता है भारत, इस सड़े हुए फॉर्मूले को छोड़ते क्यों नहीं है आप? पूछता है भारत आपसे शुभांकर जी। अब जवाब दूं? इस सड़े हुए सीए एनआरसी और शाहीन भारत बाग के पूछ रहा है, फॉर्मूले को भारत छोड़ जवाब भी दीजिए, तो सुनना ये चाहेगा। चलने वाला है नहीं। पूछ तो रहा है भारत, एक बार जवाब भी तो सुनने दीजिए। तो भारत को जवाब में दूं, अब आप अगर आज्ञा दे तो। अर्नव ये इसलिए नहीं छोड़ेंगे
लीजिए। अर्नव ये इसलिए नहीं छोड़ेंगे। आप बोलिए ना, बोलिए। देखिए वारिस पठान को पसीना आ गया। संगीत रागी दे रहे हैं। हाँ जी। आप अगर हमको मौका देंगे तो तब तो मैं जवाब दूंगा आपसे। नहीं, एक तो संगीत रागी जी जवाब ये दे दे, उसके बाद आप बोलिए। संगीत रागी जी पहले सवाल ले ले, जवाब ले ले, उसके बाद आप बोलिए। फाइट में नहीं आया हूँ, मैं आपको दे सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भारत की जनता को भी इस नौकरी चाहिए। आप बोलिए ना। किसान सिर्फ बंगाल का नहीं पूछ रहा है, पूरे देश का पूछ रहा है कि उनका क्या होगा। जो किसान जो वहां दिल्ली में बैठा हुआ है उसको तो खालिस्तानी दे दिया गया। जो आपको वोट नहीं देगा बंगाल में उसको आपने बांग्लादेशी और रोहिंग्या करार दे दिया। तो ये सारी चीजें तो आपने करार दे दी, लेकिन जो समस्याएं हैं भाई आप क्या बात कर रहे हैं? पढ़ करके नहीं आते हैं क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर रोहिंग्या की समस्या है, बांग्लादेशी मुसलमानों की समस्या है। ये समस्या आपको समस्या नहीं दिखती है? प्रदेश की नहीं, ये समस्या आपको मनरेगा की रेटिंग में तो बंगाल में नोआखाली कब हुआ था? जब बंगाल में मुसलमानों की संख्या 30% थी। नहीं कह पाऊंगा साहब। आज जब बंगाल के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो भी बांग्लादेशी मुसलमानों के सहारे नौकरियां तो बंगाल 30% हो गई है। संगीत रागी सुभाकर के बीच में टक्कर, मालदा शुरू हो गया। नहीं, आपको लगता नहीं है वसीर घाट और मालदा क्यों हो रहा है? और मैं तो किसी का अभी तक किसी नेता का नाम तक नहीं लिया। मैंने तो बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के कारण 30% हो गया है कि समस्या आप सिर्फ एक प्रांत से ज्यादा देश की थी। नहीं, आपने एक समस्या को आपने बाहर कर दिया। मैं वो जानना चाहता हूं। आपको बांग्लादेशियों की समस्या नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर यदि 200 बांग्लादेशी मुसलमानों का पॉकेट्स खड़े हो जाते हैं, देश की समस्या तो समस्या नहीं दिखती है और बंगाल की समस्या तो बांग्लादेशी बोलेंगे। अरे भाई वहाँ की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। 1947 के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 18% रह गई थी। कम से कम हम तो जनसंख्या की दर कौन सा ऐसा विकास दर है जो आज के दिन में 32% के आसपास होकर के आ गई है? अब आप ये 30% 32% की आबादी कहां से आ गई? कौन सा डेवलपमेंट का दर है? एक के बाद अरे भाई आप पढ़ा करो भाई, तो देश थोड़ा नहीं पढ़ देख लो। पा रहा है। वो भी तो सच्चाई तो ये है कि ममता बनर्जी और वामपंथ ने एक जनसंख्या जिहाद को जन्म दिया है। उस जनसंख्या जिहाद को रोकने में पश्चिम बंगाल की सरकार नाकाम रही है। विकास और मैं तो वो पूछ रहा हूँ, मैं तो विकास आतंकवाद के साए में 30 साल बंगाल जिंदा रहा। तो तब से विकास आज के दिन में और विकास आज के दिन में पश्चिम बंगाल की सरकार उसी तुष्टीकरण के रास्ते पर चल पड़ी है। बंगाल में क्या नहीं हुआ और बाकी देश में आपने क्या किया? आपके पास जवाब नहीं है साहब। आपके पास ये जवाब नहीं है कि क्या कारण है कि दुर्गा पूजा माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए, माँ सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए मुसलमानों की ओर मुंह दे। आज आपको दिख क्या आज सैयद शाहनवाज हुसैन, क्या आज मुझे लगता है के बाद बंगाल, आज मुझे वारिस पठान जी सामने देखिए, वारिस पठान जी वारिस पठान और सैयद शाहनवाज हुसैन 2 मिनट के लिए सामने आइए। वारिस पठान जी देखिए, आप जितनी भी इस इशू को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ना, मैं उतनी खींच के लाऊंगा। आप लोग ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बंद कीजिए। मुसलमानों को कंसोलिडेट करने के लिए, मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए फिर से वो डर का माहौल, आपकी नागरिकता चली जाएगी, हिंदू रहेंगे मुसलमान चले जाएंगे, कागज दिखाना पड़ेगा, वो सड़ी हुई जो सीए एनआरसी की पॉलिटिक्स थी। शाहनवाज हुसैन जी आप जरा डायरेक्ट पूछिए। आज मैं चाहता हूं उस मामले पर पूरी खुली डिबेट हो जाए। कोई और मुद्दा नहीं है वारिस पठान के पास। या तो आज वारिस पठान हमारे प्रोग्राम पर लाइव कसम जी, आपने भी इतना बड़ा इस इलेक्शन में हम सीए एनआरसी के मुद्दे को नहीं उठाएंगे। हम बिहार, आप कसम खाइए, आप कसम खाइए आज कि आप सीए एनआरसी को मुद्दा नहीं बनाएंगे। पूछता है भारत कसम क्यों नहीं खाते आप? पूछता है भारत कसम क्यों नहीं खाते आप? आप सुनिए, शाहनवाज हुसैन सामने आपके पास से आपके बड़े भाई करते हैं, कसम खाइए अपने बड़े भाई वोट मांगा,
तो क्या अपने गलत बड़े किया? भाई के सामने अपना कसम काम खाइए। दिखा के वोट मांगा तो गलत किए। अगर लोगों को एक ऑप्शन की तरह से आप ये कसम सामने- खाइए। क्योंकि इतने वर्षों से लोगों का विकास नहीं हुआ। आप मेरे पास कसम पॉलिटिकल खाइए, डेटा हिंदू है। मुस्लिम पॉलिटिक्स वेस्ट नहीं बंगाल करेंगे। का जो बताता है कि वहाँ का मुसलमान सामने काफी वारिस जगहों पे पठान पिछड़ा के हुआ है। सामने हिंदू मुस्लिम के शाहनवाज नाम हुसैन पर हक इनका का वजूद जवाब है। चाहिए। और अगर वो इनकी लोग चाहते पार्टी हैं का कि नाम वहाँ के अभी चुनाव लड़े तो कुल डेमोक्रेसी ने जितना इनकी अधिकार पार्टी का नाम यही बात है। हिंद मजलिस सही बात है। हिंदू मुस्लिम का ही इनका पॉलिटिक्स का वजूद के लिए है। सोचते हैं इनका काम है। कोई ये रोक नहीं रजाकारों की सकता। पार्टी है। ये हिंदुस्तान की आजादी के वक्त वो रजाकार चले गए, इनकी राय शाहनवाज अलग थी। हुसैन। रजाकारों की पार्टी कहा शेख शाहनवाज हुसैन ने वारिस पठान को रजाकारों की पार्टी कहा। आपके सामने बैठ के फिर और ये लोग डेमोक्रेसी ऐसे के लोग अंदर हैं जो अपने कहते हैं राइट्स का 15 मिनट पूरी के तरह लिए उपयोग पुलिस हटा करके दो, आपसे फिर हम डिबेट कर रहे हैं। हिंदू से संविधान निपट के लेंगे। दायरे इस में तरह रहकर की अपनी भाषा बात रखते हैं। बोलने आपके वाले सामने ये लोग हैं। शाहनवाज जी, ये जब पार्टी आप का लोगों के वजूद पास है कोई तर्क नहीं हिंदू बचता, मुस्लिम में तो आप लोग दरार सीधा डालना। कम्युनल पॉलिटिक्स ये पे चले जाते इत्तेहाद हो। वाले नहीं है। हार गए आज वारिस पठान डिबेट में। अरे कब तक ये करोगे? मजलिस कभी तो विकास की बात कर लिया पार्टी करो। वारिस पठान डिबेट नहीं कर पा रहे आज। कभी तो कभी बात कर लिया करो। इनका काम कि है जिंदगी भर इसी वारिस तरह पठान की बैकफुट में आज। विकास के मुसलमान नाम पे को भी तो मजहब कभी के नाम वोट पर मांगा करो। बांट विकास देना, करके तो दिखाओ। हिंदू और मुसलमान सबका के साथ, बीच में सबका विकास तफरका बोल दिया, पैदा मगर करना, विकास किसी लोगों का के नहीं बीच हुआ। में भ्रम शाहनवाज पैदा जी, करना। आज शाहनवाज ये जी सुनिए, इनका आपको डीएनए है। और मेरे को जिसने ये खाना लोग खिलाकर जब यहाँ तक पर हिंदू भेजा, मुसलमान जिसका नहीं अन्न करेंगे, खाकर आप और यहाँ जब भेजे, तक जिसका हैदराबाद की चावल गलियों आटा का गेहूं नारा खाकर यहाँ पर ये देश का नारा आए हम बनाना लोग, चाहते हैं। वो किसान ये भाई चार मीनार के दिल्ली पास की रहकर ठंडी सड़क के ऊपर अपने बैठा आप हुआ को है। सुरक्षित कर हमारा लेते हैं। आपका किसान लेकिन भाई इनके भाषणों से अपनी हक की पूरे लड़ाई के लिए देश में बैठा हुआ तनाव है। पैदा हो मगर जाता हमारे है। प्रधानमंत्री ये के पास तनाव इतना पैदा वक्त करने नहीं वाले लोग कि हैं। वहाँ जाकर ये दरार उसके पैदा समस्या करने को वाले हल लोग करे। हैं। मुझे ये बड़ा हिंदू और अफसोस होता मुसलमान है को शाहनवाज जी, लड़ाकर जब ये सब अपनी तो फिर आज बोलिए वारिस पठान रोहिंग्या को बंगाल से निकालो। आज फिर प्रियंका टिब्रेवाल फिर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि सोमनाथ सिंह रॉय वारिस पठान दोनों कसम खाए और कहे कि हमारे मैनिफेस्टो में कहेंगे कि रोहिंग्या को बंगाल से निकालो। हर वहां पे बंगाल जितने बंगाल में लोग हैं कहते हैं रोहिंग्या को बंगाल से निकालो। वारिस पठान नहीं बोल पाएंगे, सोमनाथ सिंह रॉय नहीं बोल पाएंगे। बोले आज रोहिंग्या को निकालो। अरे बोलिए, पूछिए इनको, यही अल्फाज जवाब डालें इन पर। तो आप कहिए कि बंगाल के लोगों का हक जो है वो रोहिंग्या को खाने नहीं देंगे। बंगाल के लोगों की नौकरी जो है वो रोहिंग्या को मिलने नहीं देंगे। बंगाल के लोगों का अनाज जो है जो सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, उसका अधिकार सिर्फ बंगाल के लोगों का है, रोहिंग्याओं का नहीं। वारिस पठान साहब को नई नई चिंता जागी है ना बंगाल के लोगों के लिए, तो खाइए ये कसम कि रोहिंग्या को निकालना आपका मुद्दा रहेगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। सुनने को तैयार नहीं। वारिस पठान को बहुत पसीने आ रहे हैं आज। अरे मैंने अभी यही कहा अर्नब जी कि ये अभी नए नए कुछ नहीं बोल पा रहे, चुप हो गए बिल्कुल। बंगाल के डेवलपमेंट के लिए देखिए, अर्थव्यवस्था जो है बंगाल की वो तभी सुधरेगी जब उनके अधिकार की नौकरी उनको मिले, जब नौकरियां हो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ये सब तभी पॉसिबल है कि जो अरे बोलने को नहीं और कह रहे मैं बोलने नहीं दे रहा। अब सोमनाथ सिंह रॉय सामने आइए। सोमनाथ सिंह रॉय, अगला सवाल आपसे। प्रफुल्ल केतकर आज डिबेट करेंगे आपके साथ। सोमनाथ सिंह रॉय के साथ आज ए.के. वाजपेयी और प्रफुल्ल केतकर। सवाल यह है, सोमनाथ सिंह रॉय, आपके हाथ में खून है। जब भारतीय जनता पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं को मार डाला था तब आपने कहा था कि ये सब नौटंकी है। 150 कार्यकर्ता मर जाते हैं तो आप नौटंकी कहते हैं। मैं पूछता हूं और पूछता है, भारत की जो हत्याएं सरेआम हो रही है, लोगों की आंखों में के सामने हो रही है, वो भी आपको नहीं दिख रहा क्या? वो भी आपको नौटंकी लग रहा है? तो जाके पूछिए वहां पे जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों को पूछिए, किसी की मौत नौटंकी है क्या? किसी को मार डालना नौटंकी है क्या? बताइए सिंह रॉय जी। मैं डिबेट करता हूँ, नाटक नहीं। मैं अनएंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस है। बुद्धदेव भट्टाचार्य आप तो नौटंकी बोलने वाले लोग हैं। 28,000 लोग मरे। विधानसभा के पटल पर कहा था 2009 में ममता बनर्जी ने वही आंकड़े गिनाए थे। आज स्थिति देखिए, आज की स्थिति ये है कि बंगाल में कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो वो वापस लेने पड़ते हैं। बोलिए। ये कालचंद कर्माकर क्या हुआ था इनका? क्यों मारा गया इनको? नाम बताइए।
सैकत भवाल क्या हुआ था, क्या गुनाह किया था इन्होंने? देखिए पिछले एक साल में जवाब दो। हमारे हजारों के ऊपर कार्यकर्ता मारे गए, क्यों आपके मारा गया? कार्यकर्ताओं के हाथों। नहीं जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं तो ये नाम गिना रहा हूँ, कि उन मैं तो किसानों की नाम क्या गिना गलती रहा है जो हूँ। दिल्ली के चारों अर्जुन तरफ जो सिंह मर की रहे क्या हैं, गलती उन थी? किसानों की क्या गलती है? बीजेपी जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली बिना नौकरी के पूरे देश में, उनकी क्या गलती रही? उसके भी ऊपर भी तो कभी जवाब दीजिए। मैं तो यहाँ पे पूरे डिबेट में एक बार भी बांग्लादेशी का नाम नहीं लूंगा, एक बार मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं आप लोगों के नाम, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरे देश में आपने समस्या को सॉल्व कर दिया हो, जो बंगाल में नहीं हो पाया हो? क्यों लोगों को आप नहीं ये पहले बताइए कि बंगाल में जो राजनीति क्यों नहीं होती? जवाब दे अरे सरकार। बंगाल के लोगों के प्रति कहाँ से इतने जाती ज्यादा है? होते सजग होते है यहाँ लोग क्यों मर अपोजिशन रहे को हैं? प्रचार क्यों नहीं इलेक्शन के करने समय उनको कि आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के जब प्रधानमंत्री जी के साथ एक हेलीकॉप्टर में गए थे, याद होगा शायद। जवाब नहीं दे सकती तो कुर्सी खाली अगर एक साथ 50 लोगों के एक साथ झगड़ने से डिबेट हो जा सकता है, केवल तो शायद इस डिबेट में मैं मूक रहना ज्यादा पसंद करूंगा। प्रियंका टिब्रेवाल बनर्जी जो है वो सारी सरकार चला रहे हैं। देखिए घबराइए मत, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैंने बड़ी छोटी सी एक बात पूछी है, जवाब दीजिए। जितने लोग तृणमूल के बैठे हैं जवाब दें। ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई भी नहीं मरे। चाहे अभी जो आप कह रहे हैं टीएमसी के मरे या बीजेपी के, मैं पूछती हूँ कोई मरेगा ही क्यों? व्यवस्था, लॉ व्यवस्था ऐसी क्यों है यहाँ? लॉलेसनेस क्यों है? क्यों है अराजकता? कौन जिम्मेदार है? सरकार क्यों नहीं बीड़ा उठाती उसे खत्म करने का? सरकार क्यों केस फाइल नहीं करती? पुलिस आप चलाते हैं, सरकार आप चलाते हैं, फिर क्यों है अराजकता पश्चिम बंगाल में? और अगर है तो सरकार कुर्सी खाली करे। लॉलेसनेस काफी जगह आपकी दिखाई देंगी, हमसे ज्यादा राज्य आप लोगों के शासन में है। लॉलेसनेस आपको हर जगह दिखाई देंगी। लॉलेसनेस इसको कहते हैं जहां किसान बेचारा मर रहा होता है, उससे हाथ खड़े कर लिए जाते हैं, कहते हैं नहीं साहब वो तो खालिस्तानी है, वो मर रहे तो क्या हुआ, खालिस्तानी है। किसान की जब बात आती है तो खालिस्तानी हो जाते हैं। बंगाल में कोई आज एक शब्द का प्रयोग किया गया, बांग्लादेशी हो जाएगा। पूछता है भारत के जितने दर्शक हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज एक नए राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया गया। ये पहली बार बंगाल के चुनाव में या किसी भी चुनाव में किसी भी नेता ने इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ना अंग्रेजी का शब्द है, ना हिंदी का, ना बंगाली का। इस शब्द का नाम है चीटिंगबाज। तो ममता ने बोला, ममता जी ने, जितेंद्र तिवारी जी, ममता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चीटिंगबाज पार्टी है। ये दोस्तों मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जितेंद्र तिवारी जी, ये चीटिंगबाज क्या होता है भाई? आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक चीटिंगबाज पार्टी है, जरा आप शाहनवाज हुसैन जी को या संगीत रागी जी को समझाइए, वाजपेयी जी को समझाइए, ये चीटिंगबाज पार्टी क्या होती है? और ये सवाल, इसके साथ साथ एक और मेरा सवाल है, जरा सुन लीजिए जितेंद्र तिवारी जी, सुन लीजिए। जी अच्छा, बहुत बढ़िया। तो और एक सवाल पूछता हूं आपको मैं कि कलकत्ता के रंग बदल के हर जगह में लाल को रिप्लेस करके नीले पेंट का जो इस्तेमाल किया गया, यानी कि बंगाल के लोग आज पूछ रहे हैं कि पूरे कोलकाता को नीले करने का जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मैंने सुना है कई 100 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट थी, और वहां पे पूरे कलकत्ता में एक तरह से झिकमिक लाइट लगाने की, ट्रैफिक लाइट, झिकमिक लाइट, लाल कलर, लाइटिंग, पेंटिंग का जो कितने 100,000 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट थी। पूछता है भारत, जितेंद्र तिवारी जी, जी आपकी पार्टी कब बताएगी भारत की जनता को कि इस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किसको दी गई? प्रियंका तिब्रेवाल जी जानती हैं, प्रियंका जी, ये जो पूरे कोलकाता को नीले और झिकमिक लाइट में लगाने के कितने 100,000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट थी, आपकी पार्टी इसकी जवाब नहीं दे पा रही है। चीटिंगबाज कौन है? चीटिंगबाज कौन है? पूछता है भारत, जितेंद्र तिवारी। बॉम्बे, जितेंद्र तिवारी जी बताइए। लेकिन कलकत्ता सुंदर नहीं देखना चाहिए, कलकत्ता लंदन की तरह नहीं दिखना चाहिए। कलकत्ता की सौंदर्य को देख के आप सुंदर बने, मगर कॉन्ट्रैक्ट किसको मिली? जनता को कॉन्ट्रैक्ट किसको मिली? पूछता है भारत। जहाँ भगवा किया गया वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किसको मिली? गुजरात में जो भगवा किया गया उसकी कॉन्ट्रैक्ट किसको मिली?
डोनाल्ड ट्रंप उनके भाइयों के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? पूछते नहीं हम, बताइए। गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप आए थे जो दीवारों अरे आपने तो कहा रहने वाली गरीब मामूली औरत थी, आपके भाई आज करोड़पति कैसे हो गए? बताइए, हमें भी बताइए। पूरी जनता करोड़पति बनना चाहती है, बताइए सबको। आपका भतीजा करोड़पति कैसे बना? दीवारों को रंग किया गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया, इसके बारे में पहले बताएं। बंगाल सुंदर लगता है तो आपके पेट में दर्द होता है। सुनिए, पहले तो ये बताइए कि इतना पैसा जब कोई औरत ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बहुत गरीब घर की औरत हूँ, हम मानते हैं, आपका स्वागत था, लोगों ने आपको अपनाया। आपने कहा कि मैं रबड़ की चप्पल पहन के राजनीति करती हूँ, लोगों ने माना, सराहा। लेकिन आप आज बताइए, आप आज भी कहती हैं आप टाली के घर में रहती हैं, आपके भाइयों के पास, आपके भतीजों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उन्होंने तो कोई प्राइवेट नौकरी नहीं की, ना बिजनेस, फिर वो पैसा कहाँ से आया ये बताइए। इनकम टैक्स, जबकि वो तो एमपी थे, एमपी की जो तनख्वाह होती है, क्या उसके बराबर उनके पास इनकम के बराबर क्या उनके पास पैसा है ये बताइए। वो क्यों नहीं सोना पता कर लेकर के लेते आते हैं? वक्त, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एयरपोर्ट पर किसकी भी पकड़ी? और पूछता है भारत में सैयद शाहनवाज हुसैन जी, वाजपेयी जी, क्यों वाजपेयी जी, क्या लगा? किसी को मिर्ची लग गई क्या? आज वाजपेयी जी, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा कि बड़े कितने 100 कितने हजार करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट किसको मिली, इनको मिर्ची क्यों गई, इनको इतनी मिर्ची क्यों लगी? बताइए वाजपेयी जी, शुभंकर जी के साथ। आपको गुजरात में जब रन किया गया उसका पैसा कहाँ से आया? इसके लिए आपको दूसरों को मिर्ची क्यों लगती है? अरे सुनो, बात सुनो, ममता बनर्जी की स्टेटमेंट सुन लो, क्या कह रही है ममता बनर्जी जरा। अरे सुनिए तिवारी जी, सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, बनर्जी हैड सेड आई डू नॉट वांट टू कीप थीव्स इन माय पार्टी, सम लीडर्स आर क्लेमिंग 25% कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग ग्रांट्स टू द पुअर। गरीबों के जो मकान बनते हैं, टीएमसी के लोग 25% उसमें कमीशन लेते हैं। और ये बताइए कि ये कट मनी वापस करने की बात की है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिस शुड स्टॉप, रिटर्न द मनी इफ एनी यू हैव टेकन इट। तो वो पैसे पहले ले लो और फिर पैसे वापस करो। ये 9 साल से सिलसिला चल रहा है। क्या जवाब है आपके पास तिवारी जी? आपने भी तो सैयद शाहनवाज हुसैन डिबेट में वापस आएंगे। शाहनवाज हुसैन जी, शाहनवाज हुसैन जी अब डिबेट पे आइए। अब हुआ ना 7:42 दोस्तों, डिबेट बहुत गर्म हो गई है और होगी डिबेट। और मैं बताना चाहता हूं कि रिपब्लिक नेटवर्क की बंगाल की डिबेट सबसे गर्म क्यों होती है, क्योंकि भैया कारण यह है कि आज बंगाल की जो मीडिया है उस पर ममता बनर्जी ने कब्जा डाल के रखा हुआ है। कोई वहां पे डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं करता। मगर बंगाल के लोग चिंता ना करें शाहनवाज जी, क्योंकि अभी से चंद हफ्तों में रिपब्लिक बांग्ला आ रही है। रिपब्लिक बांग्ला, जब रिपब्लिक बांग्ला आएगा तो सारे बाकी फेक मीडिया का सफाया होने वाला है बंगाल में। कर दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी की आवाज छोड़िए ना, सच्चाई का प्रचार करेंगे और जितने कांड किए हैं सारे कांडों को हम खुलेआम लोगों के सामने रख देंगे। पूछता है भारत, क्यों भैया? सुन लीजिए, आप रिपब्लिक बांग्ला आ रहा है, रिपब्लिक बांग्ला आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रिपब्लिक बांग्ला आएगा, आप नहीं रोक पाएंगे रिपब्लिक बांग्ला को। रिपब्लिक बांग्ला आ रहा है, रिपब्लिक बांग्ला आएगा। जनता पार्टी की लोग वहाँ पे देखना चाहते हैं रिपब्लिक बांग्ला को। स्वीकार करने के लिए बहुत हो गया, बहुत आनंद कर लिया, बहुत आनंद कर लिया आपने। मैं आप समझने वाले समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा आनंद हो गई आपकी, आनंद बहुत हो गई। अब आपके दुख का समय है, आनंद मत कीजिए। रिपब्लिक बांग्ला आएगा, आपका सफाई करेगा। सुनिए मेरी बात। अब ये सवाल मेरा ये है, अगला सवाल शाहनवाज हुसैन जी आपसे। शाहनवाज हुसैन जी, साइक्लोन आम्फान आया, जिसके बाद आम्फान कांड हो गया। राहत के पैसे में इतना ज्यादा घोटाला भारत ने कभी नहीं देखा है। मैं पूछता हूं आज कि निजी कंपनियों को राहत के पैसे किसने दिए? बताइए शुभंकर जी,
शाहनवाज हुसैन है आपके साथ पूछता है भारत। जब पैसे की बंदरबाट हो रही थी तब ममता जी सरकार क्या सो रही थी? बताइए शुभांकर जी, पूछता है भारत। अब बताइए कि चीटिंगबाज कौन है? साइक्लोन अम्फान के नाम पर बंगाल की सरकार के समय में कांड क्यों हुआ? लोगों के दुख दर्द पर पैसे क्यों बनाए गए? कटमनी क्यों खाई गई? पूछता है भारत। देना चाहता हूं, बंगाल में आपका स्वागत है। और मैं आपको पहले जवाब दे दूं कि पहले तो ममता बनर्जी जी ने सबसे पहले कहा था कि इस पे राहत के पैकेज से पहले कृपया जो हमारा बकाया पिछले 2 वर्ष की जो राशि जो पड़ी हुई है कम से कम उसको क्लियर कर दीजिए। हर पेपर, हर मीडिया ने छापा। शाहनवाज जी इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री जी जब अम्फान के टाइम पे वहां पे गए थे तो ममता बनर्जी दोनों एक साथ गए थे। खुद किसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे हमारी बहन समान है, जवाब उनके साथ के समय जब शाहनवाज जी हो देंगे जवाब। बुरी प्रशंसा करके आए थे। ममता जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जो कट मनी लिया है लोकसभा के समय में वो वापस करो। सवाल ये है, पूछता है भारत में कि आप ये बताइए वो कट मनी लौटाया या और ज्यादा लेने लगे? ये भी भारत और आपको रिपब्लिक बंगला आने से इतना डर क्यों लग रहा है ये भी बताइए। आप कह रहे हैं मीडिया की आजादी के पक्ष में है, तो 2 सवाल मेरा है। सवाल नंबर 1 ये है कि जो दीदी ने खुद ही कहा था कि जो हमारे लोग कट मनी लिया है वो जनता को वापिस कर रहे हैं कि नहीं? सुनामी में पैसा, जिस चीज में भी पैसा राहत का आता है, जो लोगों के कफन दफन का पैसा है उस पैसे में भी कट मनी लेते हैं। अरे भाई कुछ एरिया तो छोड़ दीजिए। हमें मालूम है रोड में लेते हैं, बड़े ठेके में लेते हैं, फैक्ट्री में लेते हैं, लेकिन जो गरीब जो लोग डेथ कर जाते हैं उनके लिए जो राहत के लिए आता है पैसा, उसमें कटमनी क्यों लेते हैं? थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। अब खुद ममता जी ने कहा था कि उन्होंने अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो कट मनी लिया है वो कट मनी लौटा दें। तो कट मनी जो 25% है क्यों निकालने वो कहाँ रखा है? वो पैसा लौटाना चाहिए। अगर आप चाहते बंगाल के चुनाव में जाना तो मैं तो कहता हूँ चलिए फेयर पोल होना चाहिए। आप वो और एक आखिरी सवाल आज मेरे ओर से संगीत रागी जी, आखिरी सवाल संगीत रागी जी, खुला डिबेट। और आज का आखिरी सवाल दोस्तों पूछता है भारत प्रोग्राम का। मेरे सवाल को जरा गौर से सुनिए। वारिस पठान जी, ओ वारिस पठान जी, रुमाल कहाँ है? वारिस पठान जी रुमाल निकालिए, हल्के से दाहिने हाथ से रुमाल को उठाकर। अरे मुझे एक सवाल करना है अपनी भाई, अगर और रुमाल को लाइए, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पसीने को हल्के से पोंछ कीजिए। बुरा लग रहा है टीवी पर वारिस पठान जी। ओवैसी जी क्या बोले? एक वीडियो निकाला आज अर्नब के प्रोग्राम पर पसीने इतने छूट गए, नेता ब्राइब ले रहे थे। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो क्या आप उनका शुद्धिकरण हो गया? क्या वो दूध से धुल गए? क्या साफ हो गए? जरा अर्नब को जवाब दे दो, वो भी तो बताओ, देश जानना चाहता है कि आप उस नेता का क्या होगा। प्रफुल्ल केतकर जल्दी, प्रफुल्ल केतकर जल्दी, प्रफुल्ल केतकर जल्दी। या उस नेता के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? किसान वारिस पठान नहीं, 1 मिनट, संगीत रागी जी जवाब दे रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं प्रफुल्ल केतकर फोन पे? क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर को लेटर है, किसान सम्मान निधि, किसानों का पैसा राज्य सरकार को दे दे, किसानों के खाते में ना जाए। किस लिए? कटमनी चाहिए, उसमें भी किसानों में भी कटमनी। अरे किसानों पर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं, संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं, संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं। डिबेट खत्म करने के वेले में संगीत रागी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट दोस्तों, ममता ने आज क्या कहा? क्या शुद्धिकरण हो गया सबका? सारे केस खत्म। बीजेपी में आते देखिए अर्नव पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाना ममता की मजबूरी है। दूसरी बात, जब भारतीय राजनीति का वामपंथीकरण होगा और इस्लामीकरण होगा, वहां पर राजनीतिक हत्या की संस्कृति पैदा होगी, वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति होगी। बंगाल उसी का एक कह सकते हैं एक क्लासिकल शास्त्रीय एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ममता बनर्जी को यह बात बहुत साफ अब लग गया है
कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है। 70% लोग नहीं वोट देने जा रहे हैं, इसीलिए वो 30% पर अपने आप को केंद्रित कर रही हैं ताकि वो बांग्लादेशियों को रिझा सके, रोहिंग्यों को रिझा सके, क्योंकि बंगाल की जनता उनको वोट नहीं देगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता अगर किसी को सिर पर बिठाती है तो उसे सिर से उतारना भी जानती है। लोगों के नजरों से कुछ भी छुपता नहीं है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वो जनता को गुमराह कर देंगे, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। जनता कभी शोर नहीं करती, बेहद खामोशी से वोटिंग मशीन पर एक बटन दबाकर अपना फैसला सुना देती है। वो एक बटन अच्छों का घमंड चूर कर देती है। अगर किसी को यह लगता है कि वो जनता के झूठे वादे कर, झूठे सपने दिखाकर उनका वोट पालेंगे, झूठ के दम पर अपनी सरकार बना लेंगे, तो अब यह मुमकिन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपके साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए और सिर्फ तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।